जस्ट कॉज मैन इज़ अ रैशनल सोशल एनिमल, तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसे कुछ बेसिक राइट्स प्रकृति से मिले हुए हैं, जिन्हें हम जनरली नेचुरल राइट्स के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भारतीय संविधान में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में इन्हीं नेचुरल राइट्स को इस्टेब्लिश किया है। उनमें से कुछ मेजर फ्रीडम्स हैं: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल, एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। तो आज हम इसी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19A में दिया हुआ है, उसके बारे में, उसके मेन प्रोविजंस के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्रीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं एक और अध्याय के साथ, जो कि है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है कुछ फ्रीडम्स के बारे में। और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सिंपल टर्म में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब किसी भी व्यक्ति के स्वयं के विचार या मान्यता को बिना किसी डर के बोलकर, लिखकर, पिक्चर से या किसी अदर कम्युनिकेबल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बिना किसी डर के एक्सप्रेस करना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट। इन रमेश थप्पड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में जस्टिस पतंजलि शास्त्री जी ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम आम पब्लिक को एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशंस के थ्रू पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि है आर्टिकल 19, ये केवल सिटीजन्स को ही मिला हुआ है, लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन केस और उसके बाद न्यूज़पेपर केस के बाद से या राइट कंपनी तो क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके दूसरे मेन पॉइंट के बारे में, जो कि इसके ऑब्जेक्टिव या नीड के बारे में है कि आखिर इस राइट की ज़रूरत क्या पड़ी, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि यह किसी भी व्यक्ति के सेल्फ फुलफिलमेंट अर्थात आत्मपूर्ति का साधन सिद्ध होती है। दूसरी बात, यह उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, उनके पावर को स्ट्रेंथन करती है, उसको बढ़ावा देती है। तीसरी बात, यह सत्य की खोज या डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में असिस्ट करती है, उनको सहायता देती है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सोशल चेंज और स्टेबिलिटी के मध्य में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने वाली मैकेनिज्म की तरह काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के अंडर में आने वाले अंडरलाइंग पॉइंट्स के बारे में, जो कि विद इन द टाइम केसेस के साथ में इसमें ऐड होते गए, एड ऑन होते गए। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आएगा वो राइट टू नो एंड राइट टू वोट आएगा। राइट टू नो के ही अंडर में 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, जो कि 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को उसने रिपील किया। उसके बाद इसी अंडरलाइंग पॉइंट्स में इसमें दूसरा पॉइंट कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट का आता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है टेलीकास्ट ऑफ सीरियल्स। उसके बाद चौथा इसमें जो पॉइंट आता है वो फ्रीडम ऑफ साइलेंस है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस के अंडर में लैंडमार्क केस है नेशनल एंथम केस, जिसमें 3 बच्चों को, जो कि स्कूली बच्चे थे, उसको स्कूली एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने नेशनल एंथम में पार्टिसिपेट ना करने के पॉइंट पे उन्हें कॉलेज से निकाल दिया था। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि वो तीनों बच्चे जेहोवा विचारधारा को मानने वाले हैं, जो कि खुद के गॉड के रिचुअल्स के अलावा किसी और रिचुअल्स को मना करते हैं करने से। और ये तीनों बच्चे जब नेशनल एंथम गाया जा रहा था तो इन्होंने भले ही उनके साथ गाना नहीं गाया, लेकिन वो जाके उनके साथ खड़े हो गए। यही उन्हें प्रॉपर रेस्पेक्ट देने की बात है कि उन्होंने नेशनल एंथम को प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया। तो ये कहीं भी इस आर्टिकल का वायोलेशन नहीं हुआ। नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ट्रांसजेंडर्स और हिजरा कम्युनिटीज़ को जेंडर आइडेंटिटी के थ्रू उनको एक्सप्रेस करने के, उनके अपने खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के कई फॉर्म्स उन्हें एंजॉय करने की वरीयता दी गई है, उनको मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें उनको आप प्रिंटिंग, पेंटिंग और क्लोथिंग वगैरह आते हैं।
और इस तरह से ट्रांसजेंडर्स और हिजरा कम्युनिटी अपने इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जहां हमारे विकास के लिए हमें ये राइट प्रोवाइड कराए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह व्यवस्था भी कर दी कि ये राइट्स कहीं भी एब्सोल्यूट इन फॉर्म नहीं है, इन पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 19 के ही अंडर में क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 में दिए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्लॉज 2 में दिए गए हैं, जो कि हैं सबसे पहली बात सुप्रीमेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के केस में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के केस में, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट के केस में, पब्लिक ऑर्डर के केस में, डिसेंसी के केस में, मोरालिटी के केस में, इन रिलेशन टू कंटेंट ऑफ कोर्ट के केस में, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के केस में इस आर्टिकल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे ये रीजनेबल लगेंगे, और ये रीजनेबिलिटी को डिफाइन करने का काम दिया गया जुडिशरी को। सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को ही डिफाइन करने के लिए, उनको डिसाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए, जिनमें से मेजर गाइडलाइंस इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज़ कि रीजनेबलनेस को जज करने का काम जुडिशरी का है, ना कि लेजिस्लेचर का। दूसरी बात उन्होंने ये कही, रीजनेबलनेस को डिसाइड करने का, उनको डिटरमाइन करने का कोई कॉमन रूल नहीं है, लेकिन हर केस के हिसाब से, उनके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इनको डिसाइड किया जाएगा, इनको डिफाइन किया जाएगा। और सबसे लास्ट चीज़ ये कि ये सब्सटेंसिव और साथ में प्रोसीडरल दोनों लॉज में लगाए जा सकते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 19 के अंडर में इसके मेन प्रोविजंस और लैंडमार्क केसेस समझ में आ गए होंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए।